तो साथियों, इस वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब देखो, यहाँ से ना शायद पेपर में क्वेश्चन आए कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, पर यू शुड नो, हमें पता होना चाहिए। कभी इंटरव्यू में या नॉर्मल कभी डिबेट्स में, कभी टीचर्स ने आपसे क्लास में पूछ लिया कि बताओ, जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो ये व्हाट आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। तो बस वैसे ही पता होना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो पेपर में आना है, कुछ वैसे भी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ वैसा ही ये टॉपिक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, तो जो कोर प्रॉब्लम एरियाज होते हैं वो ये होता है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस और इन व्हाट क्वांटिटी, और कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, उसको प्रोड्यूस कैसे करना है, मतलब आपने लेबर का यूज़ करना है कि मशीनों का इस्तेमाल करना है, तो ये भी आपने डिसाइड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक ऐसे देश की बात करें जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे आप लेबर इंटेंसिव चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, मशीनों का इस्तेमाल नहीं करोगे ज़्यादा। और वैसे अगर जर्मनी जैसे, अगर हम लेस डेंसिटी वाले देशों की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, सिर्फ डोमेस्टिक नीड्स के लिए प्रोड्यूस करना है कि आपने एक्सपोर्ट भी करना है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखना है, दीज आर कोर प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। फिर ऐसी कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कोई आपसे पूछ सकता है कभी, इस पे प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है कि जो आपके पास इकोनॉमिक मॉडल्स अभी हैं, ठीक है, उसी का इस्तेमाल करके आपने प्रॉब्लम्स का सलूशन करना है, ठीक है, वो आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम मान लो सोसाइटी में आपने पॉवर्टी को दूर करना है, ठीक है, और पॉवर्टी को दूर करने के लिए आपने कुछ स्कीम्स लॉन्च कर दिए, कुछ वेलफेयर स्कीम लॉन्च कर दिए, तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। आपके पास प्रॉब्लम थी, आप उसका सोल्यूशन करने के लिए आपने XYZ जो आपकी पॉलिसी थी आपने उसको लॉन्च कर दिया, ये पॉजिटिव होगी। मतलब कि जो प्रॉब्लम है और जो आप उसका अभी इसका सोल्यूशन जो निकाल रहे हो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नॉर्मेटिव क्या होता है, तो प्रॉब्लम आपके पास है और आप कहते हो कि अभी जिस तरीके से आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, इसका सोल्यूशन ऐसे होना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने पॉवर्टी को दूर करना है, गवर्नमेंट ने क्या किया कि मनरेगा की स्कीम जो थी वो लॉन्च करने की बजाय उन्होंने क्या किया, लोगों के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए, ठीक है। ये मान लो कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया और इस तरीके से पॉवर्टी को दूर करने की कोशिश की। इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि अंग्रेज़ी में आपने कहावत सुनी होगी, डोंट जस्ट गिव देम फिश, टीच देम हाउ टू फिश। तो फिर इकोनॉमिस्ट का कहना है कि मनरेगा जैसी स्कीमें होनी चाहिए, ठीक है, तो वो कहते हैं मनरेगा जैसी स्कीमें होनी चाहिए। अब ये होनी चाहिए, ought टू बी, ऐसा होना चाहिए। तो जब हम ऐसी बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मतलब जो प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आप अभी निकाल रहे हो वो किसका सब्जेक्ट मैटर है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किसी और तरीके से होना चाहिए, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फिर हम देखते हैं ये स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस, तो देखो आपने याद रखना है, स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी आपका एस्टेब्लिश सिस्टम है उसमें कुछ एरियाज जो हैं वो अंडर परफॉर्म्ड हैं, ठीक है, वो अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो वहाँ पे जो लेस प्रोडक्टिव यूनिट जो है आपका, अगर उसको हम ट्रांसफ़र कर दें जो प्रोडक्टिव एरिया है, तो एक स्ट्रक्चरल चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसको कैसे समझे, जैसे सपोज करो एक अंडर डेवलप इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो आपको पता है अंडर डेवलप इकोनॉमीज़ जो हैं वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ पे डेवलपमेंट होना चालू होता है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी वहाँ पे ग्रो करना चालू करता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि धीरे धीरे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर के जो लोग हैं वो किधर की तरफ मूव करना चालू कर देते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो ऐसा जब कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसी जब भी मूवमेंट होती है, ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब आप सोचोगे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर से ये जो लोग हैं ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्यों जाते हैं, तो इसलिए जाते हैं क्योंकि विद द पासेस ऑफ टाइम, धीरे धीरे जैसे जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलप होता है, लोगों की जो इनकम है जब वो बढ़नी चालू हो जाती है तो उनकी जो डिमांड है इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये बात ठीक ही है, आप अपने आप को एक फार्मर समझ के देखो, आप जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो, जितना आपको पैसा मिल रहा है, आपकी लिमिटेड चॉइसेस हैं, लेकिन विद द पासेज ऑफ टाइम क्या होगा, जैसे जैसे आपकी इनकम और ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी कोशिश होगी कि इंडस्ट्रियल गुड्स का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा करना चालू कर दें, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चरल चेंजेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स।
अब हम कंपेयर करते हैं कि ये जो अंडर डेवलप इकोनॉमीज़ हैं और ये जो डेवलप इकोनॉमीज़ हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, इस पे हम इनको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले जब हम अंडर डेवलप इकोनॉमीज़ की बात करते हैं तो ये टोटली लगभग आप कह सकते हो एग्रीकल्चरल बेस्ड सिस्टम होते हैं। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस की हम बात नहीं करेंगे। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं वो डेवलप देश की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनका जो कोर सेक्टर है वो कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो कुछ एक्सेप्शन जरूर है, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी ऑफ केसेस की एग्जांपल कंसीडर करें तो अंडर डेवलप्ड नेशन वो नेशन होती है जहाँ पे जो मेन उनका जो सेक्टर होता है, जो लीडिंग सेक्टर होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। ऐसी डेवलप नेशन की अगर हम बात करें तो उनका जो लीडिंग सेक्टर होता है वो इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर होता है। अंडर डेवलप जो देश होती है वहाँ पे सेविंग कम होती है। डेवलप नेशन की अगर हम बात करें तो सेविंग ज़्यादा होती है, और ये काफ़ी स्वाभाविक है। अब क्योंकि अंडर डेवलप इकोनॉमीज एग्रीकल्चरल बेस्ड होते हैं तो इनका जो एक्सपोर्ट है वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ही एक्सपोर्ट करे जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें डेवलप इकोनॉमीज़ की तो वहाँ पे एक्सपोर्ट किसकी की जाती है, मैन्युफैक्चर गुड्स की जाती है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अंडर डेवलप देशों में जो वहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, ठीक है। अब देखो ओबियस ही बात है, और यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम की क्या बात करें, हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें, और डेवलप नेशन में ये काफ़ी डेवलप होता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बेसिक पैरामीटर्स की बात करें जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, एजुकेशन, इन सभी पैरामीटर्स पे अंडर डेवलप इकोनॉमी जो है ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। और इनके ही कंपैरिजन में अगर हम डेवलप नेशन की बात करें तो इन सभी इंडाइसिस पे इनके जो परफॉर्मेंसेस है बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि जब भी हम आज के टाइम की अगर हम बात करें पूरे दुनिया में अगर सभी कंट्रीज़ को GDP के साइज़ के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया टॉप 5 में आता है, और इंडिया इज़ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें इंडिया का इकनॉमी का साइज़ एट PPP, और ये PPP क्या होता है, परचेसिंग पावर पैरिटी। तो परचेसिंग पावर पैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 3rd नंबर की है, ठीक है। अगली वीडियो में हम परचेसिंग पावर पैरिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो लास्ट टॉपिक अभी हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। नाम से क्लियर है, आप बचपन से स्कूल से पढ़ते आ रहे होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ऐसा डेवलपमेंट जिससे फ्यूचर का बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। मतलब कि डेवलपमेंट आपने इस तरीके से करनी है कि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा ना पड़े। इसको कैसे समझ सकते हैं, आपने बचपन में कहानी सुनी हुई होगी, सोने की अंडे देने वाली चिड़िया, सोने की अंडे देने वाली जो मुर्गी थी। अब देखो रोज़ रोज़ आपको एक एक अंडा मिलेगा, ठीक है, आपका बेनिफिट ही बेनिफिट हो ही आ रहा है। लेकिन अगर एक दिन आपको बहुत ज़्यादा लालच आ गया और आपने सोचा कि एक एक अंडे से क्या बनेगा, एक दिन पूरा मुर्गी को ही काट देते हैं तो सारे अंडे एक बार में निकल जाएंगे, तो मुर्गी भी हाथ से गई और अंडा भी हाथ से गया। ठीक इसी तरीके से अगर धरती की बात करें तो ये भी सोने के अंडे देने वाली ही मुर्गी है। तो अगर आपने अपने डेवलपमेंट के चक्कर में आके अगर पूरा इन्वायरमेंट का कबाड़ा अगर आपने कर दिया तो फ्यूचर जनरेशन का बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। तो जब भी हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो इसका मतलब होता है डेवलपमेंट हमने इस तरीके से करनी है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी फ्यूचर जनरेशन पे ना पड़े, ठीक है। चलो, तो इसी डायरेक्शन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये किसका कॉन्सेप्ट है, यूनाइटेड नेशन का, तो इन गोल्स को हमने कब तक अचीव करना है, ये सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, 2030 तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले क्या था, तो इससे पहले था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसको कब शुरू किया गया था, 2000 में। इसको कब तक अचीव करना, तो 2015 तक। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसने कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को रिप्लेस किया है, ये 2015 से लेकर 2030 तक के टाइम पीरियड के लिए, और 2030 तक हमने इन सभी टारगेट्स को अचीव करने हैं। तो कितने टारगेट्स हैं, तो टोटल हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं और 247 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। हमारा फोकस एरिया क्या है, सिर्फ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पेपर में आ सकता है पेपर में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल्स कितने हैं, तो ये 17 है, ठीक है। और ये 17 के 17 यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करें, इसको लिखें और कोई ट्रिक बनाएं या इसको रट ले। पेपर में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो 17 आपके SDGs हैं इसमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है, ठीक है जी। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।